उसके शिलालेखों की चर्चा की थी। किसकी चर्चा करी थी? शिलालेख। ठीक है। और शिलालेख में भी हमने देखा था कि दो टाइप के शिलालेख देखने को मिलते हैं, एक थे बृहद शिलालेख और एक थे लघु शिलालेख। बृहद शिलालेखों को भी हमने देखा था कि 8 जगह से बृहद शिलालेख मिले हैं और 9-10 जगह से उसके लघु शिलालेख मिले। लघु शिलालेखों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखो उसमें जो लघु शिलालेख मिला था, उस लघु शिलालेख में हमने एक शिलालेख मिला है भब्रू या बैराट, राजस्थान में। लघु शिलालेख, लघु वाली लिस्ट में देखना, उसमें एक क्या लिखा है? भब्रू या बैराट, जो कहां पर है? राजस्थान में। अब इसमें क्या याद रखना है कि इस अभिलेख में इसको मगध का राजा कहा गया है, अशोक को मगध का राजा, मगध का राजा और प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी संबोधन देखने को मिलता है। फिर इसी अभिलेख में बुद्ध और संघ की चर्चा है। त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। हाँ, बुद्ध, संघ और धम्म, त्रिरत्न की चर्चा इस भाब्रू अभिलेख में है। ठीक है। ये भब्रू शिलालेख पुरोहितों को समर्पित है, पुरोहितों को समर्पित है। ठीक है। और इसको खोजा कनिंगम ने था और ये कलकत्ता संग्रहालय में अभी संरक्षित है। ठीक है। फिर कुछ लघु शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है। जैसे यहां पर अशोक शब्द यूज नहीं किया गया, क्या किया गया है? मगध का राजा और प्रियदर्शी शब्द यूज किया गया है। लेकिन रूपनाथ, मध्य प्रदेश, रूपनाथ मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा, ये भी मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ, गुर्जरा, नेतूर, नेतूर, उदय गोलम, उदय गोलन, इस सब में क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है, अशोक नाम मिलता है। एक अभिलेख है मास्की, मास्की। इस मास्की में क्या मिलता है? बुद्ध की जगह बुद्ध शाक्य शब्द यूज किया गया है, बुद्ध शाक्य शब्द यूज किया गया है। और प्रियदर्शी नहीं लिख के क्या लिखा है? पियदस्सी, पियदस्सी शब्द अशोक के लिए उपयोग में लाया गया है। ठीक है। तो देखो ये जो लघु शिलालेख है, लघु शिलालेखों में इतना 2-4 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं कि किसमें अशोक का नाम है, बुद्ध शाक्य किसमें लिखा है। ठीक है। तो ये शिलालेख, लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख। अब देखो जो अशोक के वृहद शिलालेख था, वृहद शिलालेख, ये तो हमने देख लिया कि ये वृहद शिलालेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन वृहद शिलालेखों में लिखा क्या है? तो देखो जो वृहद शिलालेखों में, सभी शिलालेखों में 14 बातें लिखी हैं, 14 पॉइंट बना के उसने लिखे हैं सभी शिलालेखों में। पत्थर गढ़ा है और पत्थर में क्या है? 14 लाइन लिखी है। अब ये 14 लाइन में क्या है? इसमें देखो पहली लाइन में लिखा है इसने जीव हत्या पर रोक लगाई है, जीव हत्या पर रोक लगा दी है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया, बस उसने ये आह्वान किया है जनता से कि हमको जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, किस दिन कौन सा जानवर काट मारना है, किस दिन नहीं मारना है, ऐसी बहुत सारी बातों का उल्लेख किया। तो आपको तो यही याद रखना है कि 14 बातों में पहली बात क्या है? जीव हत्या पर रोक है। दूसरी बात, दूसरी लाइन लिखी है, दूसरी लाइन क्या लिखी है? उसने लिखा है कि मैंने मेरे राज्य में और अपने पड़ोसी राज्यों में चारों ओर मुफ्त औषधालय खोले हैं, मुफ्त औषधालय।
राजमार्गों पर वृक्ष लगवाए हैं, तालाब खुदवाए हैं। ठीक है, ये सारी बातें उसने अपने दूसरी लाइन में लिखी। ले देखिए सीधे सीधे खुद ही बता रहा है कि भाई मैंने अपने राज्य और अपने राज्य के साथ साथ क्या कहता है, पड़ोसी राज्यों में भी, पड़ोसी राज्यों में। और देखो यहीं पर उसके पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है, कौन कौन से, चोल में, पांड्य में, चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरल पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, ताम्रपणि, ताम्रपणि। चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरल पुत्र और ताम्रपणि। तो कुछ पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किन पड़ोसी राज्यों की चर्चा की है। देखो अशोक का साम्राज्य कर्नाटक था, कर्नाटक के नीचे का जो एरिया है दक्षिण भारत में, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का आज का मैप नहीं, उस समय कुछ था जहां पर अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य थे, चोल थे, पांड्य थे, केरल पुत्र था, सतयुक्त था, ताम्रपर्णी था, वहां ये छोटे छोटे 4 राज्य हैं। तो वहां पे भी कह रहा है कि मैंने क्या है, मुफ्त औषधालय खोले हैं लोगों के इलाज के लिए, राजमार्ग बनाए, राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण का निर्माण करवाया, पानी की व्यवस्था के लिए तालाब खुदवाए। ये सब अशोक कह रहा है कि मैंने अपने दूसरे, मतलब वो अपने अभिलेख में दूसरी लाइन लिख रहा है कि मैंने इतना कराया है। ठीक है, फिर तीसरी लाइन, तीसरी लाइन में क्या कहता है कि वो कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें एक है युक्त, दूसरा अधिकारी था रज्जुक, रज्जुक, और तीसरा अधिकारी था प्रादेशिक, प्रादेशिक। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है राज्याभिषेक के 13वें वर्ष। चौथी भी बात लिखी है, चौथी लाइन लिखी है कि अब मेरा उद्देश्य भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया मैंने। भेरी घोष को धम्म घोष, मतलब वो ये कह रहा है, भेरी घोष मतलब होता है युद्ध, मैंने अपनी युद्ध नीति को धम्म नीति में बदल दिया, धर्म नीति में। अभी तक मेरा उद्देश्य था युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करना, युद्ध जीतना, अब मेरा उद्देश्य है धम्म का प्रचार करना। तो बता रहे हैं कि मैंने अपना उद्देश्य बदल दिया है। पांचवी लाइन में लिखी है कि मैंने अपने राज्य में एक नया अधिकारी धम्म महामात्य, मैंने अपने राज्य में एक अधिकारी जिसका नाम क्या है, धम्म महामात्य की नियुक्ति करी है। ठीक है, फिर छठवीं लाइन लिखता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मुझे संदेश दे सकता है, मुझे संदेश दे सकता है, मुझसे मिल सकता है। मतलब बहुत लंबी लाइन लिखी है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है, मैं सो रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं किसी भी काम में व्यस्त हूं, यदि कोई व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उससे मिलने के लिए 24/7 रेडी हूं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। किस लाइन में लिखा है, छठवीं लाइन में, कि सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है, मैं कभी भी किसी से, जनता के लिए मैं 24/7 रेडी हूं। ठीक है, तो देखो 14 लाइन में ये 14 बातों में ये 6 बातें तो ये लिखी हैं। सातवीं लाइन उसमें लिखा है धार्मिक सहिष्णुता,
धार्मिक सहिष्णुता, कि हमको सभी धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखना है, धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना है। तो सातवीं लाइन धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रही है। आठवीं लाइन, आठवीं लाइन कह रही है धार्मिक यात्राएं करने की बात कर रहा है वो, धार्मिक यात्राएं व शिकार छोड़ने की बात कर रहा है। धार्मिक यात्राएं और शिकार करना कह रहा मैंने छोड़ दिया है। वही जो जिसको आप कह सकते हो कि अहिंसा की नीति को वो पालन कर रहा है, धम्म घोष की जो नीति है उसी के संदर्भ में ये बातें कर रहा है। ठीक है, आठवां शिलालेख हो गया। ठीक है, फिर है नौवां शिलालेख। नौवें लेख में उन्होंने क्या लिखा है कि हमको सामाजिक त्योहार, सामाजिक त्योहार, जन्म उत्सव, जन्म उत्सव, विवाह, इन पर अपव्यय को रोकना है, इन पर अपव्यय को रोकना है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि सामाजिक त्योहार में जो फिजूल खर्ची कर रहा है मनुष्य, उससे गरीब हो रहा है, इसको हमको रोकना है। और वो कह रहा है कि यदि आपको कोई कोई किसी को कोई गिफ्ट देना है तो सबसे अच्छा गिफ्ट शिष्टाचारी हो सकता है, मतलब लोगों से मिलो, अच्छे से बात करो। तो वो ये कह रहा है कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का ही उल्लेख है। ले देखे ये लोगों को फिजूल खर्ची से रोक रहा है नौवां शिलालेख। फिर 10वां, 10वीं लाइन, 10वीं लाइन कह रहा है यश कीर्ति के, देखो ये कह रहा है यश कीर्ति, यश कीर्ति मतलब कह रहे हैं कि अपने नाम के चक्कर में मत पड़ो, किस पर फोकस करो, धम्म कीर्ति पर। यश कीर्ति की जगह धम्म कीर्ति पर फोकस करो। और ये इसी अभिलेख में अपने जो अधिकारियों हैं उनको निर्देश दे रहा है कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रजाहित में। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुमको क्या है, प्रजाहित में काम करना है। ये 10वीं लाइन है। 11वीं लाइन, तो देखो 11वीं लाइन में वो लिख रहा है, इस 11वीं लाइन में वो अपनी धम्म की व्याख्या कर रहा है। धम्म की व्याख्या। 12वीं लाइन धार्मिक सहिष्णुता की बात फिर से कर रहा है। देखो 7वीं में भी धार्मिक सहिष्णुता है, यहां पर भी धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है। बार बार धार्मिक सहिष्णुता कह रहा है, इसका मतलब ही समझ जाओ कि धार्मिक रूप से बहुत कट्टरता और लड़ाई दंगे हो रहे हैं, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है वो। 12वां, फिर 13वां शिलालेख, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में क्या है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन, ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, टर्निंग पॉइंट युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपना लेता है। कलिंग युद्ध 260 ईसा पूर्व भी डिटेल में पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, ये जो 13वां शिलालेख है सबसे लंबा है, सबसे लंबा शिलालेख है। 13वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसी शिलालेख में 5 विदेशी राजाओं की चर्चा है, विदेशी राजाओं की चर्चा है। देखो एक तो पड़ोसी राज्यों की चर्चा है, वो पूछा गया पेपर में, और 5 विदेशी राजाओं में कौन की चर्चा है ये पूछा गया। जैसे पहला है मिस्र, और मिस्र के शासक का उल्लेख मिलता है टॉलमी द्वितीय,
टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस। दूसरा सीरिया, दूसरा राज्य का उल्लेख है सीरिया का, और सीरिया का शासक है एंटीओकस द्वितीय। एंटीओकस द्वितीय। फिर तीसरा शासक राज्य जिसका उल्लेख है मकदूनिया। मकदूनिया, और मकदूनिया का शासक है एंटीगोनस। एंटीगोनस या अंतेकिन भी मिलता है या गोनाटस भी मिलता है, एंटीगोनस ही लिख लो। चौथा एपीरस। एपीरस, और एपीरस के शासक है अलेक्जेंडर या अतिक सुंदर। अतिक सुंदर। और पांचवा साइरिन। साइरिन, और साइरिन का शासक है मगस। मगस, ठीक है ना। तो देखो ये शिलालेखों में ये 13 लाइन है जिनमें अशोक ने अपने अभिलेखों में इन 13 लाइनों का 14 लाइनों का उल्लेख किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसका 13वां शिलालेख या 13वीं लाइन, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसमें सबसे लंबा है ये, ठीक है। बाकी फिर 14वीं लाइन में तो कुछ विशेष नहीं है। 14वां शिलालेख ये कहता है कि अपनी जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की वो ज्ञान देता है। धार्मिक जीवन, जनता से अपील करता है कि वो धार्मिक जीवन व्यतीत करें, ठीक है। तो देखो ये अशोक के 14 जो वृहद शिलालेख हैं, उन वृहद शिलालेखों में 14 लाइनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो देखो ये अशोक के शिलालेखों की कहानी है। लेकिन फिर अशोक के स्तंभ लेख मिलते हैं। स्तंभ, ये तो शिलालेख हो गए, अब हमको स्तंभ लेख देखना है। और स्तंभ लेख में भी क्या है, वृहद स्तंभ लेख है और लघु स्तंभ लेख है। वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो पहले वृहद स्तंभ देख लेते हैं। पहला वृहद स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा। कहां मिला है ये, दिल्ली टोपरा। दरअसल क्या है कि देखो ये मूल रूप से तो क्या है, दिल्ली टोपरा वाला ये सबसे महत्वपूर्ण वृहद स्तंभ लेख है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी रखनी है। देखो पहली बात तो ये जान लो कि ये दिल्ली लाया गया है फिरोज तुगलक के समय। फिरोज तुगलक समय, मतलब मूल रूप से ये टोपरा नामक गांव में था। हरियाणा के पास टोपरा गांव था, लेकिन फिरोज तुगलक जब दिल्ली का बादशाह बनता है तो उसने इसको क्या है उठा के दिल्ली में ले आया। कहां से लाया है, और ये हरियाणा, हरियाणा के अंबाला के टोपरा गांव में था। मूल रूप से टोपरा गांव में था, और वहां से उठा के इसको कौन, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लिया। इसलिए देखो इसका नाम ही लिखा है दिल्ली टोपरा, मतलब टोपरा टू दिल्ली, दिल्ली लाया गया है। फिर ये सबसे बड़ा स्तंभ लेख है, सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। इसमें 7 लाइन लिखी हैं। जैसे 14 लाइन थी ना, यहां पर क्या है 7 लाइन, और पूरी की पूरी 7 लाइन दिल्ली टोपरा में हमको लिखी मिलती है। इसको पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और यह ब्राह्मी और यूनानी लिपि में है। ब्राह्मी व यूनानी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा वृहद स्तंभ लेख था दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, ठीक है।
ये भी मूल रूप से मेरठ में था, इसको फिरोज शाह तुगलक कौन, दिल्ली उठवा लाया। तीसरा तीसरा है लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़। चौथा है लौरिया अरराज, लौरिया अरराज। और पांचवा है रामपुरवा, रामपुरवा। और छठवा है कौशाम्बी, कौशाम्बिया, इसी को प्रयाग स्तंभ कहते हैं, प्रयाग स्तंभ। ठीक है, अब देखो ये लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा, ये तीनों कहां हैं, तीनों बिहार में है, तीनों बिहार में है। और कौशाम्बी प्रयाग तो समझ रहे हो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो देखो ये वृहद स्तंभ लेख हैं, इतनी इनकी जानकारी। अब देखो इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसको में आपको जानना है। ये जो लौरिया नंदगढ़ है, इस लौरिया नंदगढ़, इसके शीर्ष पर, शीर्ष पर मोर बना हुआ है। लौरिया नंदगढ़ के शीर्ष पर क्या बना है, मोर बना हुआ है। रामपुरवा, रामपुरवा में एक लाइन लिख लेना कि रामपुरवा में सांड बना हुआ है, सांड बना हुआ है। और ये राष्ट्रपति भवन में रखा है अभी, इसको वहां से उठा के कहा, राष्ट्रपति भवन में रख दिया है। ठीक है, और फिर तीसरा इसमें जो लिखना कौशाम्बी अभिलेख, इस कौशाम्बी अभिलेख में एक दो लाइन लिख लेना कि ये मूल रूप से कहां था, कौशाम्बी में, मूल रूप से कौशाम्बी में था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अकबर के समय, अकबर के समय जहांगीर इसे प्रयाग ले आया। ठीक है, तो कौन लाया, जहांगीर लाया, लेकिन राजा कौन था उस समय, अकबर था, अकबर के समय। ठीक है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की पत्नी, अशोक की पत्नी कारुवकी व पुत्र तीवर की चर्चा है, कारुवकी व पुत्र तीवर की चर्चा है। अशोक की पत्नी कारुवकी व पुत्र तीवर की चर्चा है। ठीक है ना। और अशोक ने इस जो कौशाम्बी अभिलेख में है चेतावनी दी है कि संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी है, संघ में फूट डालने वालों को, संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी है कि मतलब जो संघ में फूट डाल रहे हैं उनको धमकी टाइप की दी है। और एक चीज और लिख लेना इस कौशाम्बी अभिलेख में, कौशाम्बी अभिलेख में, कि इसे समुद्रगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, समुद्रगुप्त का अभिलेख, क्योंकि आगे चलकर क्या है, समुद्रगुप्त भी इसमें अपनी एक लाइन लिखवा देगा, इसलिए वो समुद्रगुप्त भी इस अभिलेख से जुड़ गया है। ठीक है, तो देखो ये अशोक के स्तंभ लेख, और स्तंभ लेख में भी वृहद स्तंभ लेख है, वृहद स्तंभ लेख अलग अलग जगह से प्राप्त हुए, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको रानी का अभिलेख याद रखना कि कौशाम्बी है, बाकी दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, 3 बिहार में और 1 उत्तर प्रदेश में है, बात खत्म हो गई है। फिर इसमें देखना हमको लघु स्तंभ लेख, लघु
स्तंभ लेख। और लघु स्तंभ लेख में है, लघु स्तंभ लेख की क्या विशेषता है कि इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों का पता चलता है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों का पता लगता है। ठीक है ना। इसमें देखो, एक है सारनाथ में, लघु स्तंभ लेख कहां है? सारनाथ में। दूसरा कहां है? सांची में, मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश सारनाथ और ये मध्य प्रदेश। इन दोनों में क्या चर्चा की गई है? संघ भेद रोकने की अपील की है। संघ भेद रोकना मतलब जो बौद्ध धर्म लगातार विभाजित हो जा रहा है उसको रोकना है, तो संघ भेद रोकने की चर्चा की गई है। फिर एक अभिलेख है निगलवा सागर। निगलवा, निगलवा या निगाली, निगाली सागर, निगलवा या निगाली सागर। इसमें क्या जानकारी है? इसमें जानकारी मिलती है, ये नेपाल में है और इसमें लिखा है कि कनक मुनि के स्तूप का द्विवर्धन कर दिया। कनक मुनि के स्तूप का द्विवर्धन, दुगना कर दिया। कनक मुनि का स्तूप था उसको डबल कर दिया, द्विवर्धन। फिर एक मिलता है रुम्मनदेई अभिलेख, ये भी नेपाल में है। रुम्मन देई अभिलेख, या इसको लुम्बिनी भी कहते हैं क्योंकि लुम्बिनी में मिला है, नेपाल लुम्बिनी। इसको क्या कहते हैं? इसको आर्थिक अभिलेख कहते हैं। आर्थिक अभिलेख कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आर्थिक अभिलेख? क्योंकि इसमें कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कर व्यवस्था के बारे में, कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि कर को 1/6 से 1/10 कर दिया। ये कर टैक्स कम कर दिया, 1/6 कर लगता था उसको कम करके 1/10 कर दिया। और बलि नामक कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बलि नामक कर समाप्त कर दिया। ये इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। तो देखो, लघु स्तंभ लेख में केवल इतना ही। इसमें सबसे मेन तो क्या है? लुम्बिनी, जिसको इकोनॉमिक अभिलेख कह रहे हैं। बाकी सारनाथ, सांची दोनों जगह संघ भेद रोकने की अपील की गई है। ठीक है। तो देखो, ये अशोक के स्तंभ लेख हो गए, वृहद स्तंभ लेख हो गए और लघु स्तंभ लेख हो गए। फिर अब अंतिम में एक और बचता है गुफा लेख या गुहा लेख। गुहा या गुफा लेख, गुहा या गुफा लेख। अब देखो, गुफाओं के संदर्भ में क्या याद रखना है कि ये गुफाएं अजीवक संप्रदाय को अशोक ने दी थी। अजीवक संप्रदाय के लोगों को दी थी। फिर इन लेखों में, इन लेखों की जो भाषा थी, भाषा है प्राकृत, और लिपि, लिपि का जो उपयोग किया है वो है ब्राह्मी। ठीक है। अब देखो, इन गुहा लेखों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कहां कहां पे हैं। देखो, एक है बिहार में ही है, बराबर की पहाड़ी या खल्लीवत पर्वत पर। कहां पर? बिहार में ही है, बराबर की पहाड़ी, या इसी को क्या कह रहे हैं? खल्लीवत पर्वत, बराबर की पहाड़ी या खल्लीवत पर्वत। इन बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 2 गुफाएं बनवाई। 2 गुफाएं बनवाई, एक सुदामा, एक विश्व झोपड़ी। सुदामा
और विश्व झोपड़ी। ठीक है। और राज्याभिषेक के 19वें वर्ष एक और गुफा बनवाई कर्ण चौपार नाम से। कर्ण चौपार के नाम से। ठीक है। तो देखो, गुफा लेख में तीन नाम याद रखना, तीन गुफाएं बनवाई हैं उसने, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार। कहां पे बनवाई है? बराबर की पहाड़ी, बिहार में बराबर की पहाड़ियों पर। कहता है कि अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा और विश्व झोपड़ी बनवाई, और 19वें वर्ष एक और गुफा का निर्माण कराया, कर्ण चौपार। और ये किन के लिए बनवाया था? अजीवक संप्रदाय को उसने दान में दी थी। ठीक है। तो देखो, अशोक ने ये तीन गुफा लेखों की भी हमको जानकारी मिलती है, तीन गुफाओं को बनवा के उन्होंने दान दी। अब देखो, अशोक के बाद उसका एक उत्तराधिकारी, उसका जो लड़का दशरथ, उसका पोता है, ये भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाता है। इसने नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। एक गोपी, दूसरी लोमश, तीसरा है बड़दिखा, और चौथा है वादिका। ठीक है। ये 4 गुफाएं दशरथ ने बनवाई थी। ठीक है। तो देखो, ये अशोक के अभिलेखों की कंप्लीट जानकारी है। हमने अभी केवल यही देखा है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं, और जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हमने क्या है, साहित्यिक और पुरातात्विक देखा है। साहित्यिक को पहले देख लिया था, और पुरातात्विक, पुरातात्विक में भी 3 है। रुद्रदमन का अभिलेख है, चंद्रगुप्त के अभिलेख है, चंद्रगुप्त के तो केवल 2 ही अभिलेख है, सोहे गोरा और महास्थान का। अशोक के अभिलेख की बहुत लिस्ट है, इसलिए इसको देखने में थोड़ा सा टाइम लग गया कि इसके शिलालेख भी हैं, स्तंभ लेख भी हैं, और गुफा लेख भी हैं। तो शिलालेख कहां कहां मिले हैं, स्तंभ लेख कहां कहां मिले हैं, गुफा लेख कहां कहां मिले हैं, फिर इन शिलालेखों में क्या लिखा है, स्तंभ लेखों में क्या लिखा है, ये भी हमको देखना पड़ा। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है। तो ये अशोक के अभिलेख की कंप्लीट लिस्ट होती है। अपना पहला टॉपिक था मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत, जो खत्म होता है। अब अपन देखेंगे मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो उसको अपन अब कल पढ़ेंगे।